दर्द का रिश्ता होता है। जानते हो बेटा, वो बांकेलाल भी मुझे अपनी तरह ही बेईमान समझता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी उसी की तरह बेईमान हूं। इसीलिए उसने सिर्फ 20 एकड़ जमीन अपने नाम पे करने की बात कही। मैंने सुरभि से शादी ही इसीलिए की थी ताकि मुकुंद प्रसाद को मजबूर कर सकूं। और आखिर मैं कामयाब हुआ। वो हमारे सामने झुका। इसे उसकी ईमानदारी मत समझिए, बल्कि मजबूरी कहिए पापा, मजबूरी। जिसे औरत मरते दम तक अपने गले में पहनना चाहती है। बाप, ये शादी विवाह मन और वचन से होता है, और मैंने सुरभि को कभी दिल से वचन दिया ही नहीं। मैंने कभी उसे अपनी पत्नी नहीं माना, और आप उसे जिंदगी भर के लिए मेरे गले बांधना चाहती हैं। बांधना नहीं चाहती वैभव, वो बंध चुकी है। मैं एक औरत हूं वैभव, औरत के जज्बातों को समझती हूं। देखो वैभव, मैं सुरभि को खिलौना नहीं बनने दूंगी। मैं ये तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी वैभव कि मेरा अपना बेटा उसे खिलौने की तरह समझे और खिलौने की तरह इस्तेमाल करे, और एक टूटे हुए खिलौने की तरह घर से निकालकर बाहर फेंक दे। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा वैभव कि सुरभि तुम्हारी पत्नी है, और तुम्हें जिंदगी भर सुरभि के साथ रहना। और एक बात याद रखना वैभव, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस खानदान में आज तक किसी ने किसी को भी तलाक नहीं दिया है, और मैं इस परंपरा को टूटने नहीं दूंगी। मैं इस खानदान में तलाक की एक नई परंपरा को शुरू नहीं होने दूंगी, और ये मेरा फैसला है वैभव, समझ गए? भावना, भावना। हाँ जी, आ गए आप? हाँ, दुकान पर बैठे हुए दिल नहीं लग रहा था। सारा ध्यान इस समय दिल्ली में लगा हुआ है। वो तो रहेगा ना, जब तक साफ साफ बात पता नहीं चलेगी, दिल तो उधर ही रहेगा ना। ठीक है, ठीक। बांकेलाल का फोन? बांकेलाल ने फोन क्यों किया होगा? कहीं उसे इस बात का पता तो नहीं चल गया कि आप उन लोगों से दिल्ली में मिलके आए हो? हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और अब तो सलाम करने का भी दिल कर रहा है अपने हिसाब से। अरे भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अब समझदार होते हुए ना समझने का नाटक मत करो। अजय मुकुंद प्रसाद साहब, मुझे पता चला कि आप दिल्ली पधारे थे। अरे वाह, और आपने इस बात की खबर तक नहीं दी। आपने गवारा ही नहीं किया हमें बताना। अगर आपने हमें बताया होता तो हम आपका स्वागत करते। हाँ, अरे भाई, मालूम होता तो आपके स्वागत के लिए अपनी पलकों को बिछाता। अरे, माला अर्पण करता आपको, स्वागत करता आपका, सुस्वागतम। हाँ, लेकिन आप तो इतने पहुंचे हुए निकले कि चुपचाप आए और चुपचाप निकल लिया अपने हिसाब से। हाँ, मैं दिल्ली गया था, लेकिन तुमसे मिलने के लिए नहीं गया। और ना ही मैं इतना मजबूर हूं कि मैं अगर दिल्ली जाऊं तो उस बात की पहले तुम्हें खबर कर दी जाए। ना ना,
आप क्यों मजबूर होंगे मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब? मजबूर तो हम हैं, बांकेलाल शर्मा। इसीलिए तो आपको मजबूर होकर फोन किया। अब आप कृपा करके एक बात और बता दीजिए हमें कि आप श्रीमान अमरनाथ जी के घर पर किस लिए गए थे? उनसे हाथ मिलाने या मेरे हाथ काटने अपने हिसाब से? तुम्हें जो समझना वो समझते रहो। मैंने सुना था मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब कि अगर आदमी आदमी से कुछ दूर हो जाए तो प्यार कम हो जाता है। अब ये एक बात बताओ मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, तुमसे बुढ़िया कुछ दिन के लिए दूर क्या हो गई? तुम्हारा तो प्यार ही घट गया उसके लिए अपने हिसाब से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा काम गड़बड़ मत करना। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरा काम गड़बड़ कर रहे हो। तुमने क्या सोचा कि तुम अमरनाथ के घर आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों आए थे तुम उसके घर? तुम्हें अगर इस बात का पता चल चुका है कि मैं वहां पर आया था, तो ये बात ही पता कर लो कि मैं वहां क्यों आया था। और तुम क्या समझते हो कि मुझे बांकेलाल शर्मा को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे जो लोग बांकेलाल शर्मा को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि जो कुछ मैं जानना चाहता हूं वो मुझसे छुप नहीं सकता। अब गलती तो तुमने की है मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, और वो भी पछताने वाली। तुम्हें मालूम है ना कि उस घर में सुरभि भी रहती है। सुरभि जो मेरे साले की बेटी है, जिसकी जिम्मेदारी हम पर है। ओहो, तो रिश्तेदारी निभाने गए थे मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब सुरभि से? अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश की ना, तो सबसे पहले खबर तुम्हें मिलेगी उस बुढ़िया के स्वर्गवासी होने की, और उसके लपेटे में तुम सब आ जाओगे अपने हिसाब से। समाचार समाप्त हुए। सुनो, मैं अपने हिसाब से। क्या बात है जी? क्या कह रहा था? उसे आखिर पता चल ही गया कि मैं वहां गया था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि मैं वहां क्यों गया था। वो इस बात से बेखबर है कि मैं वहां उनकी जमीन के कागजात लौटाने के लिए गया था। आज उसने फिर माताजी को मारने की धमकी दी। काश मुझे ये पता चल जाए कि उसने माताजी को कहां छुपा कर रखा है, किसकी कैद में रखा हुआ, तो मैं उसका जीना मुहाल कर दूंगा। माता जी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? दवाई खत्म हो गई क्या? नहीं बेटा, अभी तो सब है। खत्म हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊंगी। अच्छा बताओ, तुमने अपने भैया को बताया था ना जो मैंने बात तुमसे कही थी? की थी माता जी उस बारे में, लेकिन भैया तो बस एक ही बात कहते रहते हैं कि हमें माता जी का 1 महीने तक ध्यान रखना है, बस। और वैसे भी अब तो 1 महीना पूरा होने वाला है, उसके बाद भैया आपको खुद दिल्ली छोड़ के आएंगे बांकेलाल के पास। बांकेलाल के घर क्यों? मुझे दिल्ली भी नहीं जाना, मुझे यहीं हरिद्वार में रहना है। हरिद्वार में क्यों? मैंने तो सुना है आप दिल्ली की है ना? हाँ, मेरे बेटे और उनके परिवार तो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन कई बार खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्ते प्यारे हो जाते हैं।
और एक ऐसा परिवार यहाँ पर भी है जिनके साथ मेरा दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। वो भी मेरे बेटे बहू की तरह जहाँ मैं रहा करती हूँ। लेकिन आपके बेटे बहू तो दिल्ली में है ना, तो फिर आप यहाँ क्यों रहती थी? रहने दो, बरखा उन बातों को नहीं दोहराती, दिल को दुख होता है। वैसे भी मैंने तो अपने आप को, अपने जीवन को ऊपर वाले को समर्पित कर दिया है, इसीलिए मैं शांत हूं। अगर कोई दुखों में घिरा हो और अपने आप को ऊपर वाले को समर्पित कर दे तो सच शांति मिल जाती है। आप ठीक कहती हैं माता जी। अच्छा, आप भैया को 20 लाख रुपए देने की जो कह रही थी, वो फिर आप कैसे देती? उनका मैं बंदोबस्त कर लेती। पैसे की अहमियत नहीं होती, कीमत होती है इंसानों की, उनके जीवन की, उनकी खुशियों की, उनके आपसी रिश्तों की। मैं देख रही थी कि मेरे यहाँ रहने से कितने लोगों की खुशियां बर्बाद हो रही हैं, कितने लोग परेशान हैं, तो मैं वो पैसे का बंदोबस्त कर देती। लेकिन दिल्ली में रहने वाले मेरे बेटे और परिवार ज्यादा मुकुंद प्रसाद और चंदन परेशान होंगे। चंदन? चंदन कौन? वही जिनके घर में रहा करती थी, जो मेरे परिवार की तरह थी, जिनके घर से मुझे अगवा करके यहाँ ले आए। सच मेरे लिए इतने चिंतित होंगे, दिन रात मुझे यही बात सताती रहती। वो मैं उन्हें फोन करके तसल्ली भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास उनका फोन नंबर ही नहीं है। अब ऐसे में बताओ। माता जी कहीं उस चंदन की तो नहीं बात कर रही? नहीं सुरभि, आंसुओं से समस्याएं हल नहीं होती। मैं तो ये सोच रही हूँ माँ जी कि अगर आपका सहारा नहीं होता तो मेरी जिंदगी का क्या होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर इंसान को अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि शिखा तुमसे तुम्हारे वैभव को छीन ले। वो शान से इतराती रहे और तुम घर में बैठकर आंसू बहाती रहो। सच तो ये है माँ जी कि शिखा वैभव को मुझसे छीन लेना चाहती है, और मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता जिससे मैं अपने वैभव को वापस ला सकूं। शिखा के अंदर मैंने कभी भी वो संस्कार, वो मर्यादाएं नहीं देखी जो एक लड़की में होनी चाहिए। शायद इसलिए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसे अच्छे बुरे की सीख देने वाला कोई है नहीं तो वो इस तरह से हमारे वैभव के पीछे नहीं पड़ती। जो भी करना है माँ जी आप ही कीजिए। वैभव तो कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ भी समझना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं, न जाने शिखा ने वैभव को किस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा है कि दो रिश्तेदार आपस में गले मिल गए, ये जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। दर्द का रिश्ता होता है। पता नहीं, न जाने शिखा ने वैभव को किस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा है।
उसे इस बात का ख्याल ही नहीं है कि उसके घर में उसकी एक ब्याहता पत्नी है। मैं वैभव को ही नहीं, शिखा को भी इस बात का एहसास दिलाऊंगी। न जाने शिखा किस बहकावे में, किस गलत फहमी में पड़ी है, लेकिन मैं उसकी गलत फहमी तो दूर करूंगी। शिखा इस सच्चाई को क्यों नहीं समझ रहे माँ जी कि वैभव को अपने मुट्ठी में करके अपनी बदनामी को दावत दे रही, अपनी खुशियों के साथ खेल रही है वो। मैं शिखा को फोन करती हूँ, उससे एक बार बात करना तो जरूरी है। तुम चिंता मत करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात इस कदर उलझ जाएगी। वैभव हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हम सब तो यही सोच रहे थे कि ये सब कुछ मुकुंद प्रसाद को सबक सिखाने के लिए चल रहा है, और वैभव वही कह रहा जो हम चाहते थे। हाँ केदार, आज वैभव की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है। एक तरफ श्रावणी उसकी बातों से सदमे में है, अब वो शिखा की बात किए जा रहा है। बाकी का फोन बाकीलाल का फोन का मतलब ये है भाई साहब कि उसे पता चल चुका है कि मुकुंद प्रसाद यहाँ आया था। हाँ बोलो बाकी। नमस्कार, सलाम अलैकुम। अपने हिसाब से भाई साहब कैसे हैं आप? किसने फोन किया? सावन में मेंढक के चरचराने की आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि बरसात हुई है, इसलिए फोन कर लिया भाई साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे 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 भाई साहब, आप अपना आपा क्यों खोते हैं? अरे बरसात हुई हो या नहीं हुई हो, मेंढक टटराए हो या ना टटराए हो, लेकिन मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि दो रिश्तेदार आपस में गले मिल गए, ये जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने किसके बारे में कहा है। मुकुंद प्रसाद चौरसिया के बारे में। तो अब समझा, इसलिए तुमने फोन किया कि तुम्हारी सच्चाई खुलकर हमारे सामने आ चुकी है। अब सच्चाई खुलकर सामने आए बड़े भाई साहब, या झूठ कायम रहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा भाई साहब कि आपके सच और झूठ के चक्कर में माता जी को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। अपने हिसाब से फिर धमकी दे रहे हो तो मुझे वाकई? ना ना, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं बड़े भाई साहब। ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया बहुत ऊंची चीज है, इससे रिश्तेदारी रखकर बहुत पछताओगे आप अपने हिसाब से। बाकी कम से कम एक बात तो सामने आ चुकी है कि लालच के दलदल में तुम फंसे हो, मुकुंद प्रसाद चौरसिया नहीं। उसने तो ईमानदारी से सारी जमीन हमें वापस कर दी। और एक बात और, मुकुंद प्रसाद को लेकर जो गलतफहमी थी ना, वो अब दूर हो चुकी है। मैं तो समझ गया बड़े भाई साहब। अब एक बात आप भी समझ लीजिए कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया से हाथ मिलाने के बाद आप ये मत समझिएगा कि आपके हाथ मेरे गरीबान तक पहुंचेंगे। एक बात समझ लीजिए बड़े भाई साहब कि आज भी माता जी की गर्दन बांके लाल की मुट्ठी में है। धन्यवाद। बाके
समझ गए बड़े भाई साहब, अपने हिसाब से। भाई साहब क्या कह रहा था? उसने फोन क्यों किया मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर क्या कह रहा था वो भाई साहब? उसे इस बात का पता चल चुका है कि हमने मुकुंद प्रसाद चौरसिया के साथ हाथ मिला लिया। शिखा, मैं जानती हूँ कि तुम और वैभव एक दूसरे के काफी करीब हो, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वैभव शादीशुदा है। दर्द का रिश्ता होता है। उसे इस बात का पता चल चुका है कि हमने मुकुंद प्रसाद चौरसिया के साथ हाथ मिला लिया, और इसी डर की वजह से उसने फोन किया होगा। अब वो मां को लेकर धमकी दे रहा है। एक बार मां का पता चल जाए भाई साहब, इस बाकिला की गर्दन को तो मैं पकड़ूंगा, और ऐसा पकड़ूंगा कि दुनिया की कोई ताकत भी छुड़ा नहीं पाए। बस एक बार मां का पता चल जाए। हेलो हेलो शिखा, मैं बोल रही हूँ श्रावणी, वैभव की माँ। आंटी आप कहिए ना, आज मुझे कैसे याद किया? तुम्हारी चर्चा तो होती ही रहती है, तुमसे बात करना जरूरी था तो सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। कहिए ना आंटी, क्या बात करनी थी? शिखा, मैं जानती हूँ कि तुम और वैभव एक दूसरे के काफी करीब हो, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वैभव शादीशुदा है और घर में उसकी पत्नी है। आप उस सुरभि को पत्नी कह रही है जो साजिश करके उस घर की बर्बादी के लिए आई थी? तुम्हें जितना पता होगा तुम उतनी ही बात करोगी ना शिखा, लेकिन तुम अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो कि सुरभि इस घर में किसी साजिश के तहत आई। सुरभि को लेकर कुछ लोगों में गलतफहमियां जरूर खड़ी हो गई थी, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। मैं कुछ समझी नहीं, क्या वो उस मुकुंद प्रसाद के रिलेटिव नहीं है जिसने सारी जमीन हड़प कर ली थी? हाँ, ये सच है, लेकिन मुकुंद प्रसाद ने कोई जमीन हड़प नहीं करी है। धोखा तो हमारे अपने लोगों ने ही दिया है। खैर, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सुरभि इस घर की बहू है और वही इस घर की बहू रहेगी। जिन्हें मैं दादी माँ कहा करता था, आज वो कहाँ है हमें पता नहीं। अगर दादी माँ मिल गई तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये है मेरी दादी माँ बरकत। आप कह रहे हैं कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए, तो उन्हें वहां से हटा दिया जाए, और ये काम आज और अभी करो।